नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुए खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ा था। खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई और महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया। लेकिन यहाँ इस युद्ध से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह का सहयोग किन किन शासकों ने किया था। राजपूताना के बहुत सारे शासक, जागीरदार, सामंत महाराणा सांगा का युद्ध में साथ दे रहे थे और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। महाराणा सांगा ने युद्ध से पहले पूरे राजपूताना में संदेश भिजवाया था युद्ध के निमंत्रण के लिए, और उसे पाती पर्यवण कहा जाता है। पाती पर्यवण यानी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए न्योता भेजा था महाराणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध सभी राजपूताना के शासकों को, और बहुत सारे शासकों, जागीरदारों, सामंतों ने महाराणा सांगा के ध्वज तले खानवा के मैदान में लड़ाई लड़ी। उनमें जो प्रमुख सेना नायक है वो है मेदिनी राय, जो कि चंदेरी के शासक थे। पहला मेदिनी राय चंदेरी, दूसरे मालदेव, कुंवर मालदेव, जोधपुर के राव गंगा के पुत्र, जो बाद में मारवाड़ के शासक बने राव मालदेव। इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से भाग लिया। तीसरे कुंवर पृथ्वीराज आमेर के कछावा थे, इन्होंने महाराणा सांगा की तरफ से भाग लिया। चौथे जाला अज्जा, जाला अज्जा का महत्वपूर्ण रोल था युद्ध में। इन्होंने ही महाराणा सांगा का राज चिन्ह धारण किया था महाराणा सांगा के घायल होने के बाद में। ये हलवद के थे, बड़ी सादड़ी हलवद ठिकाना, वहां के झाला अज्जा। पांचवे मेवात क्षेत्र के हसन खा मेवाती। छठे अखेराज सोनगरा, जालौर के सोनगरा चौहान। सातवें कुंवर कल्याणमल, ये बीकानेर के राठौड़ राजकुमार थे। वागड़ से उदय सिंह, देवलिया के रावत बाघ सिंह, सिरोही के अखेराज देवड़ा, ऊपर माल के अशोक परमार, बिजोलिया ठिकाना ऊपर माल में, वहां के अशोक परमार और महमूद लोधी। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाराणा संग्राम सिंह के ध्वज तले खानवा के मैदान में युद्ध लड़ा था। इनमें से कई वीरगति को भी प्राप्त हुए। हालांकि मेदिनी राय ने बाद में खानवा के युद्ध के बाद बाबर को और चुनौती दी और चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीता, मेदिनी राय पराजित हुआ। तो इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राजकुमार था मारवाड़ का जिसने भाग लिया खानवा के मैदान में, या कौन सा राजकुमार था आमेर का जिसने खानवा के युद्ध में भाग लिया, या कौन सा राजकुमार था बीकानेर का जिसने खानवा के मैदान में युद्ध किया था। तो ये सारे जो शासक या राजकुमार हैं जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था, महाराणा सांगा के ध्वज तले युद्ध किया। महाराणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने एक सैनिक का भग्नावशेष कहा। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई। महाराणा सांगा के लिए दो चीजें, एक तो उन्हें हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है, हिंदूपत पातशाह, और दूसरा कर्नल टोड ने उन्हें सैनिक का भग्नावशेष कहा है, एक सैनिक का भग्नावशेष। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद में उनका ज्येष्ठ पुत्र, हालांकि महाराणा सांगा का जो बड़ा पुत्र था भोजराज सिंह, जिनका विवाह बेड़ता की मीराबाई के साथ में हुआ था, उनकी मृत्यु सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। तो यहाँ ये बात भी ध्यान रखना है कि भोजराज जो मीराबाई के पति है वो महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे, महाराणा सांगा के 7 पुत्र थे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा रतन सिंह बने महाराणा रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह 1528 से 1531 तक
शासक रहे। 1531 में रतन सिंह की मृत्यु के बाद में उनका भाई सांगा का एक अन्य पुत्र विक्रमादित्य शासक बना, महाराणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी तक शासक रहे। महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल की प्रमुख घटना यह है कि महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में मेवाड़ की स्थिति को कमजोर समझ करके गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण 1534 ईस्वी में हुआ। बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, इनका आक्रमण हुआ 1534 ईस्वी में। कुछ संदर्भ पुस्तकें इसे 1535 बताती है, लेकिन ज्यादातर में 1534 सन मिलता है। तो 1534 में जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती या कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली। हुमायूं सहायता लेकर के नहीं पहुंच सका। तो एक प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि हुमायूं को राखी किसने भेजी? तो कर्णावती, जो कि महाराणा सांगा की रानी थी, कर्णावती या कर्मावती। इन्होंने हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी, हुमायूं को राखी भेजी। उस समय बाबर का पुत्र हुमायूं मुगल शासक था। हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कर्मावती या कर्णावती। हुमायूं समय पर नहीं पहुंचा तो महारानी ने सामंतों की बात मान करके महाराणा विक्रमादित्य और अपने छोटे पुत्र उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया और चित्तौड़ की रक्षा का भार देवलिए के रावत बाघ सिंह को सौंपा। देवलिए के रावत बाघ सिंह, जिन्होंने खानवा के मैदान में भी महाराणा सांगा का साथ दिया था, देवलिए के रावत बाघ सिंह को चित्तौड़ का भार सौंपकर और अपने दोनों पुत्रों को, विक्रमादित्य को और उदय सिंह को, बूंदी भेज दिया। बहादुर शाह से युद्ध करते हुए देवलिए के रावत बाघ सिंह ने बड़ी वीरता का परिचय दिया, लेकिन उनकी हार हुई और महारानी कर्मावती के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जौहर किया। बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। यह मेवाड़ का दूसरा साका कहलाता है। मेवाड़ का दूसरा साका 1534 में हुआ। कर्मावती के नेतृत्व में रानियों ने जौहर किया था। इसके आगे तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है ये 1534 ईस्वी में हुआ। महाराणा का प्रतिनिधि बाघ सिंह था, देवलिया के रावत बाघ सिंह। उनकी पराजय के बाद हुमायूं की सहयोग न मिलने के कारण मेवाड़ की पराजय हुई और पराजय के बाद में कर्मावती, जो सांगा की पत्नी थी, के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। यह है चित्तौड़ का दूसरा शाखा। पहला शाखा रतन सिंह, पद्मावती, दूसरा शाखा कर्मावती। इसके बाद 1536 ईस्वी में 1536 ईस्वी में बनवीर जो कि सांगा के बड़े भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र था, उसने बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या कर वह स्वयं महाराणा बनना चाहता था
और उसने उदय सिंह को भी मारना चाहा, लेकिन उदय सिंह की रक्षा पन्नाधाय ने की। ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी। पन्नाधाय, पन्नाधाय मेवाड़ के आमेर ठिकाने के कमेरी गांव की रहने वाली थी। पन्नाधाय मेवाड़ के आमेर ठिकाने के कमेरी गांव की रहने वाली थी। इसने पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, इसके पुत्र का नाम था चंदन, चंदन का बलिदान देकर के महाराणा उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह की रक्षा पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन के बलिदान देकर के की थी। उसने कीरत बारी के साथ में विक्रमादित्य के महल में पहुंचने से पहले ही उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी में छिपा करके कुंभलगढ़ भेज दिया। और कुंभलगढ़ में आसादेवपुरा, कुंभलगढ़ में उदय सिंह का सुरक्षा का जिम्मा आसादेवपुरा को सौंपा गया था। तो आसादेवपुरा के पास में उसने कुंभलगढ़ उदय सिंह को भेज दिया और वहीं पर उदय सिंह सुरक्षित रहा और वहीं पर उदय सिंह का आगे चल करके राज्याभिषेक भी किया गया। तो इस तरह से पन्नाधाय ने चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। चंदन का बलिदान हुआ यहाँ, और आसादेवपुरा जो था वह कुंभलगढ़ में था, जिसने उदय सिंह की सुरक्षा का जिम्मा लिया था। पन्ना और आसादेवपुरा, इन्होंने उदय सिंह को बचाया। बनवीर 1536 से 1540 ईस्वी तक चित्तौड़ का शासक बना रहा। बनवीर 1536 से 1540 तक शासक बना रहा। बनवीर ने चित्तौड़ में नौकोठा महल बनवाया। नौकोठा महल, या जिसे नवलखा महल भी कहा जाता है, नौकोठा महल बनवाया। किसने बनवाया? बनवीर ने नौकोठा महल बनवाया चित्तौड़ में। इसे नवलखा महल भी कहा जाता है। नवलखा, नौकोठा या नवलखा महल बनवीर द्वारा बनवाया गया। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, नौकोठा महल चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया? तो ये बनवीर ने करवाया था, जिसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। 1537 में महाराणा के रूप में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। सामंतों ने, मेवाड़ी सामंतों ने मिलकर के और सांगा के सबसे छोटे पुत्र उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया, जो कुंभलगढ़ में था। महाराणा उदय सिंह इसका राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में हुआ, लेकिन बनवीर को 1540 में पराजित करके उदय सिंह ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था। यानी कि इनके राज्याभिषेक की तिथि 1537 है, लेकिन वास्तव में सत्ता प्राप्त करने की तिथि 1540 है। तो महाराणा उदय सिंह 1537 में राज्याभिषेक, लेकिन 1540 से 1572 तक का इनका शासनकाल है। महाराणा उदय सिंह राज्याभिषेक 1537 में बनवीर के रहते हुए किया गया। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में किया गया। 1540 में उदयपुर में एक स्थान है मावली, मावली नामक स्थान पर बनवीर को मार करके दोनों में टक्कर हुई। बनवीर को वहां हारना पड़ा। बनवीर को मार करके उदय सिंह ने चित्तौड़ पर पुनः कब्जा कर लिया था। 1540 में मावली उदयपुर में है, ये वर्तमान उदयपुर में मावली के युद्ध में बनवीर की मृत्यु और उदय सिंह पुनः
सत्ता में आ गए और चित्तौड़ उदय सिंह के कब्जे में आ गया। अब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा थे और 1540 से लेकर के 1572 तक महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ का शासन संभाला। जब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने, उसी समय दिल्ली में भी परिवर्तन हो चुका था। 1540 में हुमायूं की पराजय शेर शाह सूरी के हाथों हो चुकी थी और शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बन चुका था। 1543 में शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो जब चित्तौड़ की ओर आक्रमण करने की योजना शेर शाह सूरी ने बनाई तो उदय सिंह ने चित्तौड़ किले की कुंजियां शेर शाह के पास पहुंचा दी। तो शेर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया और खवास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। यहां कुछ इतिहासकार महाराणा उदय सिंह को कायर भी बताते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार यह उनका समझदारी भरा फैसला बताते हैं। तो शेर शाह के आक्रमण के समाचार सुनकर महाराणा ने चित्तौड़ किले की कुंजियां शेर शाह के पास पहुंचा दी। हालांकि शेर शाह ने बाद में आक्रमण नहीं किया और अपने प्रतिनिधि शेर शाह सूरी, ये आक्रमण की योजना कब थी? 1543 ईस्वी की। और उदय सिंह ने चित्तौड़ किले की कुंजियां शेर शाह सूरी के पास पहुंचा दी। तो शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण न करके अपना प्रतिनिधि खवास खां को चित्तौड़ में नियुक्त कर दिया। खवास खां चित्तौड़ में उसका प्रतिनिधि बन करके रहा कुछ समय के लिए। इस तरह से शेर शाह के आक्रमण से उदय सिंह ने चित्तौड़ को बचा लिया। इसके बाद उदय सिंह ने मेवाड़ में मांडू के पराजित सुल्तान, मांडू का सुल्तान था बाज बहादुर, जिसकी अकबर के हाथों पराजय हो चुकी थी। तो मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को शरण दी और मेड़ता के राव जयमल को अपने यहां शरण दी। तो राव जयमल और मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी। मैं यहां एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि महाराणा उदय सिंह को पुनः महाराणा बनाने और बनवीर के पतन में जिस एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण सहयोग था वह है मारवाड़ का राव मालदेव। राव मालदेव के सहयोग से महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ पर नियंत्रण कर पाया था, अधिकार कर पाया था। तो यह ये चीज भी ध्यान रखने योग्य है कि राव मालदेव का सहयोग उदय सिंह को मिला था। और इसके अलावा भी उदय सिंह ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति मजबूत की थी। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को और मेड़ता के जयमल को शरण दी। महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव लगाई, उदयपुर शहर की स्थापना की नींव लगाई। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की नींव लगाई गई। गिरवा प्रदेश में धूणी नामक स्थान पर, धूणी नामक स्थान है, पहले था अब तो उदयपुर है। उस स्थान पर उदयपुर शहर बसाया, उदय सिंह ने बसाया, इसलिए इसका नाम उदयपुर है। इसके अलावा उदय सागर झील का निर्माण करवाया। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया और उदय सागर जो झील है इसका निर्माण 1565 में पूरा हुआ। उदय सिंह ने मोती मगरी के महलों का निर्माण करवाया।
मोती मगरी उदयपुर में मोती मगरी के महल बनवाए। ये उदय सिंह के निर्माण कार्य। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर का चित्तौड़ अभियान 1567-68। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 ईस्वी की घटना है। ये 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण की तिथि है 23 अक्टूबर 1567। महाराणा उदय सिंह को सामंतों ने राय दी कि आपका यहाँ पर रहना उचित नहीं है। अगर आप चित्तौड़ में रहते हैं और कोई अनहोनी होती है तो मेवाड़ संकट में आ जाएगा। आपकी सुरक्षा अनिवार्य है। इसलिए मेवाड़ी सामंतों की सलाह मान करके महाराणा अमर सिंह ने चित्तौड़ के किले का भार जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंप दिया। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को चित्तौड़ किले की सुरक्षा का भार सौंप करके स्वयं महाराणा गिरवा प्रदेश में चले गए। तो महाराणा गिरवा प्रदेश में चले गए और चित्तौड़ की सुरक्षा का भार जिन लोगों को सौंपा गया था उनमें एक है जयमल राठौड़ और दूसरे फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ को चित्तौड़ की रक्षा का भार सौंप करके महाराणा गिरवा प्रदेश में चले गए। लगातार 4 महीने तक युद्ध होता रहा। दिन में लड़ाइयां होती, क्योंकि महाराणा के प्रतिनिधियों ने जयमल राठौड़ ने और फत्ता सिसोदिया ने चित्तौड़ की किलेबंदी कर रखी थी और मुगल सेना ने चारों तरफ घेरा डाला हुआ था। दिन में युद्ध होता और रात को जितने भी किले की दीवारों को नुकसान होता था, जयमल राठौड़ और फत्ता रात में उन दीवारों को पुनः तैयार करके और प्राचीरों को सुदृढ़ स्थिति प्रदान कर देते थे। इस तरह रोजाना ये संघर्ष जारी रहा। फरवरी 1568 तक लगातार इसी तरह से संघर्ष चलता रहा। लंबे समय के घेरे के बाद भी मुगल सेना चित्तौड़ फतेह नहीं कर पाई। आखिर एक दिन रात के समय जयमल राठौड़ चित्तौड़ के किले की दीवारों की मरम्मत करवा रहे थे तो अकबर की तरफ से उन पर बंदूक से गोली दागी गई और जयमल राठौड़ के पैर में बंदूक का छर्रा लगा, जिनसे उनकी जो पैर है वो घायल हो गया। पूरी तरह से जयमल राठौड़ घायल हो गए। जिस बंदूक से ये गोली चली थी उस बंदूक का नाम है संग्राम। अकबर की संग्राम नामक बंदूक। यह संग्राम अकबर की बंदूक है जिससे जयमल राठौड़ पर गोली चली थी। इस संग्राम बंदूक से जयमल राठौड़ घायल हो गए। दूसरे दिन जयमल राठौड़ ने अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पर चढ़ करके युद्ध किया। कल्ला राठौड़ के कंधे पर चढ़ करके युद्ध किया। 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने केसरिया किया। आमने सामने की लड़ाई लड़ी। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में
चित्तौड़ में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और इस तरह से ये मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ 1568। संग्राम नामक बंदूक से घायल होने के बाद में जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ ने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठाया और युद्ध किया, क्योंकि जयमल राठौड़ की एक टांग बेकार हो चुकी थी गोली लगने के कारण। ये कल्ला राठौड़ जो है ये जयमल राठौड़ के भतीजे थे और इन्होंने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठा करके युद्ध किया था। दोनों चाचा भतीजे के हाथों में तलवारें थी, तो उनके 4 हाथ हो गए, 2 जयमल के और 2 कल्ला राठौड़ के। इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? तो 4 हाथों वाला देवता कल्ला राठौड़ को कहा जाता है। और किस कारण से कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया। कल्ला राठौड़ ने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठा करके युद्ध लड़ा था। तो 4 हाथों वाला देवता कल्ला राठौड़ युद्ध करते हुए पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। फूल कंवर फत्ता सिसोदिया की पत्नी है ये। तो फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। और इस तरह से यह है मेवाड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। मेवाड़ का तीसरा शाखा। तो मेवाड़ के 3 शाखे प्रसिद्ध है, तीनों हमने पढ़े हैं। मेवाड़ का तीसरा शाखा यह है 1568 में हुआ अकबर के आक्रमण के समय। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। फत्ता सिसोदिया जयमल राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया हुआ। दूसरा शाखा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, भाग सिंह रावत देवली के रावत सरदार के नेतृत्व में केसरिया और कर्मावती सांगा की पत्नी के नेतृत्व में जौहर हुआ। दूसरा शाखा। पहला शाखा रतन सिंह के नेतृत्व में, गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ और पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये पहला शाखा। तो पहला शाखा 1303, दूसरा शाखा 1534 और तीसरा शाखा 1568। ये चित्तौड़ के 3 प्रमुख शाखे हैं प्रसिद्ध। अकबर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के सामने फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ की गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित करवाई, यानी हाथी पर बैठे हुए दोनों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई गई थी आगरा के किले में अकबर द्वारा आगरा किले में। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की
पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमा है। स्थापित करवाई गई, हालांकि बाद में इनको तुड़वा दिया गया। अभी मैं बता देना चाहता हूं कि बीकानेर के शासक राय सिंह बीकानेरी द्वारा जूनागढ़ के किले के बाहर इसी प्रकार की प्रतिमाएं जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की स्थापित करवाई गई है। आगरा के किले वाले औरंगजेब के काल में तुड़वा दी गई, लेकिन बीकानेर के जूनागढ़ किले में आज भी इस प्रकार की प्रतिमाएं है। जब चित्तौड़ का पतन हो गया, चित्तौड़ पर मुगलिया फौजों का अधिकार हो गया, तो उसके बाद में महाराणा उदय सिंह का स्वास्थ्य खराब होने लगा, उनकी स्थिति लगातार बिगड़ने लगी और इस कारण से 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन हो गई थी। तो इस तरह उदय सिंह का जो काल था उसमें यह अकबर का आक्रमण हुआ। उदयपुर नगर की स्थापना, उदय सागर झील का निर्माण और अकबर का आक्रमण, ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं उदय सिंह के शासनकाल की है। यहाँ जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर आप विशेष ध्यान दें। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को कुछ शासक कायर बताते हैं, क्योंकि 2 बार, एक तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय उन्होंने कुंजियां भेज दी, और दूसरा अकबर के आक्रमण के समय वो स्वयं लड़ने के लिए नहीं आए। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार उसे महाराणा की समझदारी भी बताते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने मेवाड़ी सामंतों की सलाह पर किया था। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बटियानी रानी के पुत्र, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह के 22 रानियां थी। महाराणा उदय सिंह के 22 रानियां थी, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा प्रीति जो थी वो बटियानी रानी के साथ थी, और बटियानी रानी का पुत्र जगमाल था। इसलिए महाराणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी बटियानी के पुत्र जगमाल को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। लेकिन मेवाड़ की जनता उनकी पत्नी जयवंताबाई के पुत्र प्रताप को महाराणा बनाना चाहती थी। इसलिए महाराणा प्रताप की मृत्यु के तुरंत बाद गोगुंदा में मेवाड़ी सरदारों ने प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। तो यहाँ ये बात क्लियर रहे कि उदय सिंह जगमाल को महाराणा बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ी सामंत और मेवाड़ की प्रजा प्रताप को महाराणा के रूप में देखना चाहती थी। इसीलिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद ही कर दिया गया, और इस तरह से महाराणा प्रताप मेवाड़ के अगले महाराणा बने। अगले वीडियो में हम महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।